हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस 2025 में जो भर्ती आया है 19,838 उसके लिए एडवांस प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 1 है। ये निकाला गया है एसटीटी क्लासेस की तरफ से, जो बहुत ही अच्छा सेट है। आप एक बार ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। दूसरा क्वेश्चन है बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है गया में। बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? गया में। बिहार में आईआईटी पटना के अलावा 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने? 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कामेट चोटी निम्न में से किस श्रेणी से सबसे ऊंची चोटी है? कोचिस किस श्रेणी से सबसे ऊंची चोटी है? तो कामेट चोटी जो है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ किस श्रेणी की होना चाहिए था? तो कामेट चोटी जो है निम्न में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो जास्कर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? कामेट चोटी की ऊंचाई है 7,756। यहाँ से जास्कर नदी भी निकलती है, जो सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? तो माजुली जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी में पाया जाता है। याद रखिएगा, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्राट ने तीर्थकर को पुनः शुरू किया था? तो तीर्थकर को पुनः शुरू करने वाला कौन था? औरंगजेब। तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू करने वाला कौन था? ये औरंगजेब था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट। याद रखिएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश राख को निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, कौन सा कारखाना है? ताप विद्युत संयंत्र में। फ्लाई ऐश किसमें होता है? ताप विद्युत संयंत्र में होगा। आमतौर पर कोयला आधारित बिजली संयंत्र से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। आगे, रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिहला के पुस्तक लेखक कौन है? रिहला पुस्तक लेखन है इब्न बतूता। रिहला जो है, रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। रिहला की यात्रा पुस्तक इब्न बतूता के जो यात्रा किया था वो किस में है? रिहला नामक पुस्तक में है। अल बरूनी की पुस्तक की किताब उल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक क्या है? किताब उल हिंद। याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसमें राष्ट्रपति लोकसभा को नहीं भंग कर सकता। याद रखिएगा। सॉरी, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 85 के 2। 85 के 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 के 2। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तो 85 के 2। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था? तब 92वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 92वां संविधान संशोधन। 2 नंबर हो जाएगा। तब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को किस में जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारत में स्वर्ण सिक्कों के बड़े पैमाने पर जारी करने वाला राजा कौन था? तो भारत के स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला कुषाण था। भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला कौन था? कुषाण था। याद रखिएगा। और कुछ पूछेगा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी कौन किया था? गुप्त शासकों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। अगला है अलास्का को रूस से अलग करने वाला जलभूमध्य कौन सा है? तो अलास्का को रूस से अलग करने वाला जलभूमध्य बोरिंग। कौन सा जगह? बेरिंग जलभूमध्य। अलास्का को रूस से कौन और अलग करता है? बेरिंग जलभूमध्य। और स्पेन को मोरक्को से करता है गिब्राल्टर। स्पेन को मोरक्को से कौन करता है? गिब्राल्टर करता है। और ओमान को ईरान से करता है हॉर्मुज। ओमान को ईरान से कौन करता है? हॉर्मुज करता है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उड़ीसी शैली। किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में पाया जाता था? उड़ीसी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, कपास को उगाने के लिए कितना तापमान चाहिए था? कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, और हल्की बारिश या सिंचाई, और पाला रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो उच्च तापमान चाहिए और सिंचाई, और 210 पाला चाहिए। कितना चाहिए? 210। इसका हो जाएगा 1 नंबर आंसर। कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की बारिश या सिंचाई, और 210 पाला रहित दिन, मतलब 210 दिन चाहिए जिसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए, और तेज धूप की आवश्यकता भी होती है कपास के लिए। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज नहीं है तो कौन सा? जिप्सम हो जाएगा। कौन सा निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो जिप्सम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? तो गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम है अपराध और बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएगा, अपराध और बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, सभी आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो ये हुआ था कराकेस समझौता। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी? तो कराकेस समझौता। कौन सा समझौता था? कराकेस समझौता। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा चुनाव के सिद्धांत एवं मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम क्या हो जाएगा? 1909। इसका आंसर 2 हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा चुनाव के सिद्धांत एवं मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश या गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं, ये भी याद रखिए। गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? मामलुक वंश कहते हैं। 1206 से 1290 तक चला था गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है, लताविया देश की राजधानी क्या है? तो लताविया देश की राजधानी क्या हो जाएगा? रीगा। याद रखिएगा, लताविया देश की राजधानी क्या हो जाएगा? रीगा। लताविया देश की राजधानी रीगा। तिमोर लिली के दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली किसकी राजधानी है? तिमोर लिली की। तिमोर लिली की राजधानी क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओमान के मस्कट हो जाएगा। ओमान के मस्कट हो जाएगा। और तुवालू की राजधानी है फूनाफोर्टी। तुवालू की राजधानी क्या है? फूनाफोर्टी हो जाएगा। अगला, दूसरी बौद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में आयोजित किया गया था? तो काला शेख। दूसरी बौद्ध संगति किस राजा के संरक्षण में आयोजित किया गया था? काला शेख के संरक्षण में। याद रखिएगा। आगे, पहला हुआ था अजात शत्रु। पहला हुआ था क्या? अजात शत्रु के शासनकाल में। पहला अजात शत्रु हो जाएगा। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। चौथा किस में? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान किन नदियों का उल्लेख हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान हुआ था गंगा और यमुना का। उत्तर वैदिक काल के दौरान किन नदियों का उल्लेख हुआ था? गंगा और यमुना का। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रकला का प्रचलन हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का प्रचलन होता। कौन सा चित्रकला? पोर्ट्रेट था। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रकला का प्रचलन हुआ था? तो पोर्ट्रेट चित्रकला का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के घटक हैं HYV बीज। ये नाम है HYV बीज। 2 नंबर में सिंचाई, 3 नंबर में रासायनिक कीटनाशी। तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन है? HYV बीज है, सिंचाई है, रासायनिक कीटनाशी है। तो कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, मतलब तीनों है। हरित क्रांति के घटक कौन है? HYV बीज, सिंचाई और रासायनिक कीटनाशी, ये तीनों हो जाएगा। इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष पूरे होने पर उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ बिहार दिवस 2025 मनाया गया था? तो बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार, ये थीम था। तो ये कितने वर्ष बाद के मनाया गया था? तो 113। 1 नंबर हो जाएगा। 113 वर्ष के उपरांत में मनाया गया था। 113 वर्ष के उपरांत में बिहार दिवस 2025 मनाया गया, जिसका थीम क्या था? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। अगला है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? हिंडन। याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? हिंडन। यमुना की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? हिंडन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में किस समुदाय का उल्लेख किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविका संप्रदाय का उल्लेख है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो आजीविका का। अगला है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? टोन्स। ब्रह्मपुत्रा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो टोन्स हो जाएगा। बाकी तीस्ता, सियांग, मानस, ये तीनों है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन सा? तीस्ता, सियांग और मानस। टोन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखिएगा। टोन्स जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोरी काली की सहायक नदी है। गोरी किसकी है? काली की। गोरी काली की। और दूधी नर्मदा की सहायक नदी है। देखिए, दूधी नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। संविधान का प्रारूप बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रारूप बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना बांध है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाएगा? कलनई बांध। भारत का सबसे पुराना बांध हो जाएगा कलनई बांध, जो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। याद रखिएगा। और कलनई बांध को बनाया था चोल राजा करिकालन ने। चोल राजा करिकालन ने। 31 नंबर है, पूर्वी चंपारण में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा प्रमुख त्यौहार आयोजित किया गया था?
तो कौन सा था? शौर्य वेद नाम। शौर्य वेद नाम। पूर्वी चंपारण में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा प्रमुख त्योहार आयोजित किया गया था? तो शौर्य वेद नाम त्योहार था। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में किस प्रकार के? टुंड्रा टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका में ध्रुवीय बर्फ और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र वहाँ है। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए इनमें से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इंदिरा आवास योजना के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंदिरा आवास योजना के लिए कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 34 में कह रहा है ब्रिस्टल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने किसको हवा दी थी? तो ब्रिस्टल जेल पर जो तीसरी रियासत का हमला हुआ था किसको हवा दे दिया था? फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दिया था। ब्रिस्टल जेल पर जो तीसरी रियासत के हमले हुए थे किसको बढ़ावा दे दिया था? फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दे दिया था। आगे, किस व्यक्ति को फ्यूहर के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति को? एडोल्फ हिटलर। फ्यूहर के नाम से किसे जाना जाता है? एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना किया था कौन? हिटलर। नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी की स्थापना कौन किया था? एडोल्फ हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं? तो कहाँ कहते हैं? कर्नाटका में। चेरी ब्लॉसम कहाँ? कर्नाटका, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? किंग राजवंश, याद रखिएगा। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? चीन, किंग राजवंश। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। निम्न में से कौन राष्ट्रसंघ के बारे में सही है? तो राष्ट्रसंघ के बारे में कौन सही है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था, सही है। वर्साई की संधि द्वारा इसका निर्माण होता है, ये भी सही है। तो ये और दो, एक और दो दोनों सही है। संयुक्त नहीं है, राष्ट्र संघ के बारे में कौन सा सही है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था और वर्साई की संधि के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ का, दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? चीन। भारत का स्थान दूसरे नंबर पर। रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र के किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक खेती। कह रहा है जिस क्षेत्र के किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती कहा जाता है। आगे, निम्न में से आडंबर का विलोम शब्द क्या है? तो आडंबर का विलोम शब्द हो जाएगा सादगी। आडंबर का विलोम शब्द क्या होता है? सादगी। आडंबर मतलब होता है दिखावा या प्रदर्शन करना, तो इसका विलोम शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सादगी। आगे, सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसका फल सब कर्ता पर किया गया, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया कौन सा है? नेहा रोटी खा रही है, तो खा क्या रही है? रोटी। इसमें तो सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा। वह रो रहा कौन? वह सब्जेक्ट पर जा रहा। वह नाच रही है, नाच कौन रहा है? गीता, सब्जेक्ट पर जा रहा। पर यहाँ खा रहे, क्या खा रहा है? मतलब रोटी। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, एक नंबर हो जाएगा। निम्न में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या है? ला जवाब बन रहा, ला पता, ला इलाज। अगर इसमें ला जवाब, ला को हटा दिया जाता जवाब एक शब्द है, ला को हटा दिया जाता पता भी एक शब्द है। ला इलाज, अगर ला को हटा दिया जाता इलाज भी एक शब्द है, पर ला टरी तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर हो जाएगा। ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है तो लाटरी हो जाएगा। आगे, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन किस में नहीं है? मूर्धा, मूर्धा में ऊपर में जो र है। मात्र, त्र में र है। क्रम में र है। मातृभूमि, इसमें न र नहीं रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मातृभूमि हो जाएगा। आगे, 47 नंबर में कह रहा है सी हैड नो ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले क्या आएगा? नाउन आना चाहिए। तो सी हैड नो क्या हो जाएगा? नाउन में ईडी वर्ब है, आईएनजी V4 है, तो सी हैड नो ये नहीं होगा। TION है, ये नाउन है, तो इंटेंशन हो जाएगा। सी हैड नो इंटेंशन ऑफ टेलिंग हिम द ट्रूथ, उसका झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। आगे, एंटोनिम कंपैसियोनेट। कंपैसियोनेट मतलब होता है सहानुभूति, एकदम दयावान टाइप का।
तो कंपैसियोनेट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूल। क्रूल मतलब होता है निर्दयी। क्रूल मतलब क्या होता है, निर्दयी। मर्सी मतलब दया होता है। फैशनेबल मतलब जो प्रचलन में। लाइकेबल पसंदीदा। आगे पैसिव कह रहा, फाइंड पैसिव बॉय, हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे। तो हिज फादर फेड द किड एवरी डे, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द किड्स वेयर फेड बाय हिज फादर एवरी डे। द किड्स हैड भी नहीं होगा, द हैव नहीं होगा, द किड्स वेयर बीइंग नहीं आएगा, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। द किड्स वेयर फेड बाय हिज फादर एवरी डे हो जाएगा। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट। जो सब जगह मौजूद हो, ओमनी प्रेजेंट। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ओमनी पोटेंट। याद रखिएगा। आगे निम्न में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न मात्रक में मापा जाता है, तो किसे मापा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को किसे मापा जाता है, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किसे मापा जाता है, टेस्ला में। आगे एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्न में से क्या बदलता है, तो क्या बदलेगा इसमें, दिशा बदलता है। एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्न में से क्या बदलता है, तो दिशा बदलता है। आगे किसके कारण प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकाया जाता है, तो प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकाया जाता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण। पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण खाना तेजी से बनाया जाता है। आगे निम्न में से कौन पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन के दक्षता को प्रभावित करता है, तो तेल परिवहन की दक्षता को कौन प्रभावित करेगा, श्यानता। याद रखिएगा, तेल परिवहन के दक्षता को कौन प्रभावित करेगा, श्यानता करेगा। आगे मोतियाबिंद शरीर के किस भाग में होता है, तो मोतियाबिंद शरीर के आँख में होता है। मोतियाबिंद शरीर के किस भाग में होता है, आँख में होता है। याद रखिएगा। आगे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरण। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो है किस में किया जाता है, चिकित्सा में। किस और कौन सा उत्सर्जित करता है, किरण, गामा किरण उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा। अगला गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान किसके कारण प्राप्त होता है, तो परम शून्य तापमान होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, इसी कारण होता है। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान किसके कारण प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, इसके कारण। आगे निम्न तत्वों में किसकी संयोजकता 1 होती है, तो किसकी संयोजकता 1 होती है, फ्लोरीन की। याद रखिएगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, फ्लोरीन कितना होता है, 9, एवं समूह 17 का और पी ब्लॉक से संबंधित है। फ्लोरीन किसमें, समूह 17 समूह का और पी ब्लॉक से संबंधित है। अगला गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक किसमें होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा। आगे बर्नौली के समीकरण को किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो बर्नौली के समीकरण को किसके द्वारा, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पीटत नलिका मीटर, ये सभी के द्वारा लागू किया जाता है। बर्नौली के समीकरण को किसके द्वारा लगाया जाता है, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पीटत नलिका मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। बिहार आंदोलन हुआ था 1974 में हुआ, और ये छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा बिहार आंदोलन कब हुआ था, 1974 में, छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था। नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खोदे हुए थे, तो ये किस भाषा में खोदा हुआ था, प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों में मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खोदे हुए थे, प्राकृत भाषा में। गोगा विल्पक्षी अभयारण्य किस जिला में है, तो गोगा विल्पक्षी अभयारण्य हो जाएगा कटिहार जिला में। गोगा विल्पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कटिहार में। बिहार के किस जिला में गोगा विल्पक्षी अभयारण्य है, कटिहार में हो जाएगा। आगे सिंदरी में किस वर्ष बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, तो बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सिंदरी में कब किया गया था, 1949 में। याद रखिएगा बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब किया गया था, 1949 में। नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, बिहार में। किस राज्य में, बिहार में। बिहार में भी जमुई जिला में। याद रखिएगा नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार किस राज्य में, बिहार में, बिहार के जमुई जिला में। आगे बिहार कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ। याद रखिएगा एक तरफ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पीछे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नीचे हो जाएगा झारखंड। ये 3 राज्यों के साथ बिहार सीमा साझा करता है। आगे बिहार के अधिकांश राज्यों से सटने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो बिहार के अधिकांश जिलों से, बिहार के अधिकांश जिलों से सटने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा, नीचे वाला जो लगभग 8 जिला से सटता है। बिहार के अधिकांश जिलों से सटने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, झारखंड।
बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि बागमती, याद रखिएगा। बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो बागमती, पहली तो गंगा है ही। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरने वाला कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 37 और राष्ट्रीय जलमार्ग 58, ये तीनों बिहार से होकर गुजरते हैं। कौन से? तीनों बिहार से होकर गुजरते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 37 और 58, ये तीनों बिहार से होकर गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सेपक टकरा 2025 विश्व कप की मेजबानी की है जिसमें 20 देश भाग ले रहे हैं? तो ये कौन सा जगह? बिहार ही कर रहा है। भारत का कौन सा राज्य जो है सेपक टकरा 2025, याद रखिएगा, टूर्नामेंट है सेपक टकरा 2025 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है जिसमें 20 देश भाग ले रहे हैं, तो ये बिहारी में है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 अभियान कहाँ शुरू किया गया था? कैच द रेन कहाँ? पंचकुला हरियाणा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान कहाँ शुरू किया गया था? पंचकुला में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो किसने जीता था? विदर्भ ने जीता था, याद रखिए। 2024-25 के रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता था? विदर्भ ने जीता था। किसको हरा करके? केरल को हरा करके जीता, याद रखिएगा, केरल को हरा करके जीता था। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया था? तो 27 पत्रकारों को, याद रखिएगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया था? 27 पत्रकारों को। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो 2025 में कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है पी इनियन ने। पी इनियन होना चाहिए। किसने जीता था? पी इनियन ने जीता था। आगे, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट लेवो जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसके कारण यह चर्चा में है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने के लिए। पौधों की वृद्धि किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से। पौधे की वृद्धि किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित होते हैं? तो किसे कहता है? अग्नाशय रस को। पूर्ण पाचन रस किसे कहते हैं? अग्नाशय। पूर्ण पाचन रस किसे कहता है? अग्नाशय, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं। आगे, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लोविन की कमी से क्या होता है? किलोसिस, याद रखिएगा। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है। विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। राइबोफ्लोविन किसको होता है? विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद। 1897 में किया गया था, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। आगे 80 कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने भूमि के माप की शुरुआत की थी? तब भूमि के माप की शुरुआत की थी शेरशाह ने। भूमि के माप की शुरुआत किसने किया था? शेरशाह ने किया था। 81 कह रहा है, निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण ये उसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था, याद रखिएगा। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है साइमन सेवक। साइमन सेवक। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन सेवक है। आगे, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आते हैं। 85 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है? तो भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है चावल, याद रखिए। भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है चावल, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में वर्षा लगभग हर महीने होते रहता है। अगला, वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? वासिफुद्दीन डागर किससे जुड़े थे? ध्रुपद से, याद रखिएगा। वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ध्रुपद से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या होना चाहिए?
तो ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य किस में है? अनुच्छेद 51 के क के एक में है। सॉरी, अनुच्छेद 51 का एक मौलिक कर्तव्य इसमें भी करा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 51 के क के ए में, 51 के क के ए में है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, नालंदा जिले में नया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें कहाँ स्थापित किया था? समरेरा में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? समरेरा में। नालंदा जिले में नया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता था? नालंदा जिला के समरेरा में। 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता? निकिता पोरवाल। किसने जीता था? निकिता पोरवाल। 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता था? निकिता पोरवाल ने जीता। 90 करा, भारत 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? BWF, तो BWF बैडमिंटन विश्व महासंघ, BWF बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन में से शहर में होगी? तो गुवाहाटी में। कहाँ होगी? गुवाहाटी में। भारत 2025 बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा। अगला, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे PV नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? PV नरसिम्हा राव। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है? 28 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं को अगर इसको ऑप्शन से मान लिया जाए, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। अगर 14 संख्या मानते हैं तो इसका अंतर, इसका क्या हो जाएगा? 6 और 8 हो जाएगा, 8 6 14। तो 6 के वर्गों का अंतर कितना चाहिए? 28 आना, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का 64, 64 और 36 का अंतर देखिएगा तो 28 आ जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे का लाभ प्रतिशत क्या करें? तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो इसका उल्टा कर दिया, यानी कि 30 को हो जाएगा क्रय मूल्य और 20 को हो जाएगा, सॉरी, 20 को है विक्रय मूल्य तो इसको कर दीजिए क्रय मूल्य, और 30 को है क्रय मूल्य तो इसको कर दीजिए विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा? 10 को। तो 10 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 20। क्रय मूल्य कितना है? 20 हो जाएगा। तो 20 बचे 100, 50% हो जाएगा इसका आंसर। अगला, एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो पाइप की लंबाई क्या है? पाइप की लंबाई निकालना है तो 10, 5 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 10 5 5 का एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, पर यहाँ पे कटेगा नहीं इसलिए हम 50 मानते हैं, तो 10 का 50 यानी कि 3 का 15 हो जाएगा। 15 भाग कीचड़ में है, 50 है यानी कि 30 भाग पानी में है, 15 30 45 और बचा शेष क्या है? 5 ही भाग शेष बचा था, शेष 5 मीटर पानी के ऊपर है, बैठ गया, तो पानी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर हो जाएगा पाइप की लंबाई। अगला, 16 और 320 का तृतीय अनुपात क्या है? तो तृतीय अनुपाती बराबर होता है B² बटे ए, तो B² बटा ए यानी कि 320 गुने 320 बटा 16 हो जाएगा, 320 बटा 320 गुने क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 6400 आता है, याद रखिएगा। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 5 मिनट में अपनी लंबाई के 2 गुना प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? यानी कि 5 मिनट में 240 मीटर ट्रेन है और उससे 2 गुना प्लेटफार्म को, यानी कि 240 और 2 गुना 480, 240 और 480, 720 जो है 5 मिनट में जा रही है। 5 मिनट में कितना जा रही है? 720 जा रही है। तो ट्रेन की चाल क्या है? मीटर प्रति सेकंड में जा रहा है, तो 5 मिनट में कितना? 720 मीटर जा रहा है, और 5 सेकंड में कितना कितना सेकंड हो जाएगा? 6 25 30, 300 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 720 बटा 300 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 के 3 काट दीजिएगा तो 2.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला कह रहा है होकेरा आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो होकेरा आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, स्ट्रॉम्बेली, मोना लोआ, ये सब सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? स्ट्रॉम्बेली, कोटोपैक्सी और मोना लोआ, ये सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी हो जाएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी, राजधानी तो बहुत, सॉरी, देश राजधानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइप्रस की राजधानी क्या हो जाएगी? निकोसिया। विनियस हो जाएगा लिथुआनिया की राजधानी। लिथुआनिया की राजधानी कौन सा हो जाएगा? विनियस। लिथुआनिया के विनियस हो जाएगा। लीच स्टेटिन क्या होता है? बादूज। लीच स्टेटिन की राजधानी क्या है? बादूज। लीच स्टेटिन के राजधानी बादूज हो जाएगा। आगे, विश्व मानवतावादी दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, याद रखिएगा। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।